उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां धरती रहने लायक ही नहीं बची हो, फसलें सूख रही हैं, खाने की चीजें खत्म हो रही हैं और भयंकर धूल भरी आंधियां हर शहर को तबाह कर रही हैं। मानो कोई हॉलीवुड की तबाही वाली फिल्म चल रही हो। इसी डरावने और बर्बाद हो चुकी दुनिया में हमें ले जाता है फिल्म इंटरस्टेलर। और सच कहें तो ये भविष्य थोड़ा डरावना भी है। ये एक साइंस फिक्शन महाकाव्य है जिसे 2004 में क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था। इसने लोगों को हिलाकर रख दिया था। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 और इसका बजट था $165 मिलियन। लेकिन इसने दुनिया भर में $160 मिलियन की जबरदस्त कमाई की थी। और हाँ, इसने एक ऑस्कर जीता और 5 नॉमिनेशन भी मिले। कमाल है ना? अब चलिए कहानी में उतरते हैं। इस बर्बाद हो चुके भविष्य में दुनिया की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब कोई मिलिट्री नहीं बची। स्कूल अब बच्चों को बड़े सपने दिखाने की जगह सिर्फ टेस्ट लेते हैं ताकि ये तय कर सकें कि कौन कॉलेज जाएगा और कौन खेतों में काम करेगा, ताकि खाने की कमी से लड़ा जा सके। यहीं से एंट्री होती है हमारे हीरो कूपर की। वो पहले नासा का पायलट था, लेकिन अब एक किसान बन चुका है। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने 2 बच्चों मर्फ और टॉम की परवरिश कर रहा है, उनके दादा डोनाल्ड की मदद से। कूपर आज भी अपने उड़ान वाले दिनों को याद करता है। एक भयानक क्रैश ने उसे झकझोर दिया था, जिसकी यादें आज भी उसे डरावने सपने देती हैं। और उससे भी दुखद बात, उसने अपनी पत्नी को खो दिया, एक ब्रेन सिस्ट के कारण, जो शायद बच जाती अगर MRI जैसी मशीनें अब भी होती। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प होनी शुरू होती है। कूपर की बेटी मर्फ को लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है। हाँ, बिल्कुल सच में, वो इसे घोस्ट बुलाती है। किताबें बिना वजह अलमारी से गिर जाती हैं और उसे पूरा यकीन है कि कोई या कुछ उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। कूपर एक प्रैक्टिकल इंसान है। वो कहता है भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मर्फ से कहता है अगर कुछ हो रहा है तो चलो साइंस से पता लगाते हैं। मर्फ इसकी तय में जाती है। वो नोटिस करती है कि किताबें किसी पैटर्न में गिर रही हैं। उसे लगता है कि ये मोर्स कोड हो सकता है। और तभी एक दिन पूरा परिवार कार में जा रहा होता है जब अचानक एक टायर पंचर हो जाता है और तभी अचानक ऊपर से एक ड्रोन उड़ता हुआ निकलता है। कूपर एकदम एक्शन मोड में आ जाता है। वो फ्लैट टायर के साथ खेतों में कार दौड़ाता है, ड्रोन का पीछा करता है। वह अपने बेटे टॉम को कार चलाने को कहता है और खुद ड्रोन को हैक करने में लग जाता है। और हाँ, वो सच में उसे काबू कर लेता है ताकि उसके पार्ट्स को रीयूज किया जा सके। बाद में एक लोकल बेसबॉल गेम में सब एक शांत पल का मजा ले रहे होते हैं। तभी अचानक सायरन बज उठते हैं। एक भयंकर धूल भरी आंधी आ रही है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कूपर का परिवार किसी तरह घर पहुंचता है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो कूपर एक अजीब चीज नोटिस करता है। मर्फ के कमरे की जमीन पर जो धूल जमी है वो किसी रैंडम तरीके से नहीं, बल्कि एक बहुत ही साफ सुथरे और सोचे समझे पैटर्न में बसी हुई है। वो उस सिग्नल को घंटों तक गहराई से एनालाइज करता है और आखिरकार उसे डिकोड कर ही लेता है। ये मोर्स कोड नहीं था, ये बाइनरी कोड था और ये कोड उसे लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे रहा था। कूपर, जो पहले एक पायलट रह चुका है और स्वभाव से बहुत जिज्ञासु भी है, तय करता है कि वो इन कोऑर्डिनेट्स को जाकर खुद देखेगा। वो मर्फ से कहता है कि वो घर पर ही रहे, लेकिन मर्फ तो मर्फ है। वो चुपचाप ट्रक में छुप जाती है और उसके साथ चली जाती है। वो एक अजीब और रहस्यमय सी जगह पर पहुंचते हैं जो चारों तरफ से तारों से घिरी हुई है। कूपर गेट को काटता है, लेकिन तभी एक तेज टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है और फिर उसे टेजर से झटका दे दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सीक्रेट बेस में पाता है जहां उसका सामना एक रोबोट टार्स से होता है जो उससे पूछताछ कर रहा है। यहीं हमारी मुलाकात होती है डॉ एमिलिया ब्रैंड से, जो मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी है। और एक सरप्राइज, मर्फ पूरी तरह ठीक है और पहले से ही उनके साथ मस्ती कर रही है। अब होता है सबसे बड़ा खुलासा, नासा अभी भी जिंदा है, लेकिन छुप कर काम कर रहा है और वो एक बड़ा स्पेस मिशन चला रहा है ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। प्रोफेसर ब्रैंड समझाते हैं कि धरती अब ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। एक बीमारी जिसे ब्लाइट कहा जाता है फसलें बर्बाद कर रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। सीधी बात, इंसानियत के पास अब बहुत कम समय बचा है। अब सुनिए उनका प्लान। नासा का एक मिशन है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एंड्योरेंस। कई साल पहले उन्होंने ड्वार्फ एस्ट्रोनॉट्स को एक रहस्यमयी वर्म होल से भेजा था जो शनि ग्रह के पास है और एक दूसरी आकाशगंगा तक ले जाता है। उनका मकसद ऐसा कोई ग्रह ढूंढना जहां इंसान जिंदा रह सके। अब तक सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स ने सिग्नल भेजे हैं, यानी सिर्फ 3 ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो इंसान के लायक हैं। इस मिशन के 2 ऑप्शन हैं। प्लान ए, पूरी नासा फैसिलिटी को स्पेस में भेज देना ग्रेविटी बेस्ट थ्योरी के जरिए और बचे हुए सभी इंसानों को साथ ले जाना। प्लान बी, अगर प्लान ए फेल हो गया तो हजारों फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायोज को किसी एक रहने लायक ग्रह पर भेजकर वहां से नई इंसानियत की शुरुआत करना। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, उन्हें चाहिए एक पायलट, और वो भी ऐसा जो बेहद हुनरमंद हो। और यहीं आता है कूपर का नाम। शुरुआत में कूपर झिझकता है क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब प्रोफेसर ब्रैंड उसे बताते हैं कि मर्फ की पीढ़ी शायद इंसान की आखिरी पीढ़ी हो, तो कूपर का दिल कांप उठता है। उसे एहसास होता है यह मिशन ही शायद अपने बच्चों को बचाने का आखिरी मौका है। और इस तरह कूपर एक बार फिर बन जाता है पायलट। इस बार किसी जहाज का नहीं, बल्कि इंसानियत के भविष्य का। नासा बेस का ये रहस्य जानने और मिशन का पायलट बनने का ऑफर मिलने के बाद कूपर अपने घर लौटता है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि मर्फ, उसकी बेटी, अब मर्फ का दिल टूट चुका है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और पिता से गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो न जाए। वो अपने कमरे में उस होस्ट कोड को भी डिकोड कर लेती है और कहती है कि यह संकेत दे रहा है, रुको। लेकिन कूपर ठान चुका है कि उसे जाना ही है। उसे यकीन है कि यह मिशन इंसानियत की आखिरी उम्मीद है और वो अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बाप बेटी की विदाई बहुत ही इमोशनल होती है। कूपर मर्फ को एक घड़ी देता है और समझाता है कि अंतरिक्ष में वक्त धरती से बिल्कुल अलग चलता है। वो कहता है, हो सकता है जब मैं लौटूं हम दोनों एक ही उम्र के हों। ये एक प्यारा पल होता है।
लेकिन मर्फ बहुत गुस्से में होती है। वो घड़ी को फेंक देती है और जब वो बाहर भागती है उसे रोकने के लिए कूपर जा चुका होता है। बूम, रॉकेट लॉन्च होता है। कूपर अब अपने क्रू के साथ अंतरिक्ष की ओर बढ़ चुका है। अमेलिया ब्रांड, डॉयल, रोमिली और उनके साथ 2 भरोसेमंद रोबोट्स और केस। वे एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन एंड्योरेंस के साथ डॉक करते हैं, सिस्टम ऑन करते हैं और शनि तक की 2 साल लंबी यात्रा के लिए तैयारी शुरू करते हैं। इसका मतलब है सबके लिए क्रायो स्लीप। सोने से पहले कूपर धरती पर एक वीडियो मैसेज भेजता है, लेकिन मर्फ वो अब भी इतनी नाराज है कि वो वीडियो देखने तक से इनकार कर देती है। उधर अमेलिया के पिता मर्फ में टैलेंट देखते हैं। वो उसे अपना शिष्य बनाते हैं और अंतरिक्ष में 2 साल बाद क्रू की नींद खुलती है। अब वक्त है उस अजीबोगरीब वर्म होल को पार करने का। वो पल बहुत ही हिला देने वाला होता है। जहाज कांपता है, रोशनी चमकती है और अमेलिया को लगता है जैसे किसी का हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है। क्या ये किसी एलियन की हैंडशेक थी? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही उस वर्म होल को पार करते हैं, वे एक नए आकाशगंगा में पहुंचते हैं जहां 3 ग्रह एक विशाल ब्लैक होल गर्गेंचुआ के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उनमें से एक ग्रह ब्लैक होल के इतना करीब है कि वहां उत्खनन है एन घंटा धरती के 7 साल। अब उनके सामने है एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला। जॉयल कहता है कि हमें प्लान बी पर जाना चाहिए, एक नई कॉलोनी शुरू करना और धरती को मरने देना। लेकिन कूपर एक और तरीका सुझाता है। वो उस ग्रह पर उतरना चाहता है जो गर्गेंचुआ के उल्टे दिशा में है, जिससे टाइम डायलेशन से बचा जा सके। रोमिली पीछे रुक जाता है और बाकी सब लोग नीचे जाते हैं। नीचे जो ग्रह है वो बस एक विशाल समुद्र है। कूपर जहाज को स्थिर रखता है जबकि अमेलिया, डॉयल और केस उस ग्रह पर जीवन के संकेत या डॉलर मिलर की खोज में निकलते हैं। उन्हें मिलर के बीकन का मलबा मिलता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। फिर उन्हें एहसास होता है वो जो दूर पहाड़ दिख रहे थे वो असल में पहाड़ नहीं है, वो लहरें हैं। विशाल, डरावनी, सुनामी जैसी लहरें। एक लहर सीधा उनकी ओर बढ़ रही है। अमेलिया डॉलर मिलर का डाटा लेने की कोशिश में थोड़ा रुक जाती है। वो गिर जाती है। एक घूमते पहिए की तरह बदल जाता है और उसे बचा लेता है। डॉयल जहाज तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच पाता। वो लहर में बह जाता है। लहर जहाज से टकराती है और सब कुछ डुबो देती है। किसी तरह से वे निकल पाते हैं, लेकिन जहाज डैमेज हो चुका है। डॉयल मारा गया और सबसे बुरी बात, उस छोटे से मिशन ने उन्हें धरती के साल पीछे कर दिए। कूपर बहुत गुस्से में है। वो अमेलिया को सबके जीवन को खतरे में डालने के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन अमेलिया एक डरावनी बात कहती है। टाइम डिफरेंस की वजह से मिलर ने शायद कुछ घंटों पहले वहां लैंड किया था। याद है वो डरावना पानी वाला ग्रह जहां समय जैसे थम गया था? वहीं पर जब कूपर और उसकी टीम को लगा कि अब खतरा चल गया है, तभी एक और विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। कूपर तुरंत पायलट मोड में आ जाता है, सभी को सीट बेल्ट बांधने को कहता है और फिर एक पागलपन भरा स्टंट करता है। वो जहाज को ऊपर उठाकर उस लहर के पार ले जाता है। बस बाल बाल बचे, जिंदा तो है लेकिन अंदर से हिल चुके हैं। लेकिन असली झटका तो उन्हें तब लगता है जब वे अपने स्पेस स्टेशन पर लौटते हैं। समय जैसे उनके चेहरे पर जोर का थप्पड़ मारता है, क्योंकि उस ग्रह पर टाइम डायलेशन के कारण रोमिली के लिए 32 साल बीत चुके थे। हाँ, वही वैज्ञानिक जो पीछे रह गया था, वो अब बूढ़ा हो चुका है। ब्लैक होल का पागलों की तरह अध्ययन करता रहा, लेकिन वो अपनी रिसर्च धरती तक कभी नहीं भेज सका। दिल टूट जाता है ये देखकर। अब कूपर तुरंत उन सभी मैसेजेस को चेक करता है जो इन सालों में आए हैं और यकीन मानो दिल को चीर देने वाले हैं। वो अपने बेटे टॉम को वीडियो लॉग्स में बड़ा होता देखता है। टॉम जवान होता है, शादी करता है और फिर बताता है कि ग्रैंडपा डोनाल्ड अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें माँ के बगल में दफना दिया गया। फिर आता है सबसे दर्दनाक पल। टॉम कहता है कि ये उसका आखिरी मैसेज है, क्योंकि अब उसने मान लिया कि उसके पापा कभी लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मैसेज आता है, अब की बार मर्फ से। अब वो बड़ी हो चुकी है और नाराज भी। वो अपने पापा पर गुस्सा निकालती है और एक से चिलिंग बात कहती है। अब वो दोनों एक ही उम्र के हो चुके हैं। वो कॉल काट देती है और सीन कट होता है पृथ्वी पर। अब हमें पता चलता है मर्फ अब नासा में काम करती है। हाँ, उसने अपने पिता के रास्ते पर चलने का फैसला किया। वो अब प्रोफेसर ब्रैंड की ग्रेविटी इक्वेशन को हल करने की कोशिश कर रही है ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वो गणित में गहराई से जाती है, उसे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत है। एक भयानक सच सामने आता है। ब्रैंड को पहले से पता था कि उसकी इक्वेशन अधूरी है, लेकिन उसने कभी बताया क्यों नहीं। उधर एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट में बाकी क्रू को अगला ग्रह चुनना है। अमेलिया ब्रैंड चाहती है कि वे एडमंड के ग्रह पर जाएं, हालांकि वहां से काफी समय से कोई सिग्नल नहीं आया है। कूपर कहता है कि उन्हें डॉक्टर मैन के ग्रह पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां से अभी सिग्नल मिल रहे हैं। यहाँ बात थोड़ी अजीब हो जाती है। कूपर अमेलिया पर आरोप लगाता है कि वो एडमंड को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़ी है, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। अमेलिया इसे नकारती नहीं है, बल्कि भावुक होकर कहती है कि सच्चा प्यार एक उच्चतर समझ का रूप हो सकता है, शायद यही विश्वास करने की वजह भी। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। टीम फैसला करती है, अब मैन के ग्रह पर जाना होगा। अमेलिया खुश नहीं है। वो चेतावनी देती है, अगर मैन का ग्रह काम नहीं आया तो उन्हें प्लान बी पर जाना होगा। एडमंड के ग्रह को कॉलोनाइज करना पड़ेगा और पृथ्वी के सभी लोगों को पीछे छोड़ना होगा। अरबों लोग मर जाएंगे। धरती पर मर्फ समय से दौड़ रही है। प्रोफेसर ब्रैंड अब हॉस्पिटल के बेड पर हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। मर्फ उनके पास पहुंचती है और वो सुनती है उनका आखिरी इकरारनामा, प्लान ए कभी काम करने वाला था ही नहीं। उसने इक्वेशन को इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि जो मिसिंग डेटा है वो एक ब्लैक होल के अंदर छिपा है और उसे पाना साइंटिफिक तौर पर नामुमकिन है। उसे ये पहले से पता था। ब्रैंड मर जाती है और मर्फ वो टूट चुकी है, लेकिन गुस्से में भी है। वो अमेलिया के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो उस पर आरोप लगाती है कि उसे इस झूठ के बारे में पहले से पता था। उधर एंड्योरेंस की टीम पहुंचती है मैन के बर्फीले ग्रह पर। यह जगह डरावनी है, बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और एक अजीब सी खामोशी। उन्हें मैन मिल जाता है क्रायोजेनिक नींद में। जब उसे जगाया जाता है वो फूट फूट कर रो पड़ता है। वो पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका था। मैन उन्हें प्लेनेट का टूर कराने लगता है।
जहां वो है वहां की हवा सांस लेने लायक नहीं है, लेकिन नीचे की जमीन शायद जीवन के लिए ठीक हो सकती है। जैसे ही वो कुछ प्लान बनाने लगते हैं, टार्स वो रोबोट एक मैसेज लेकर आता है, मर्फ का भेजा हुआ। वो मैसेज बजाया जाता है और सब सुनते हैं मर्फ का आरोप। अमीलिया कसमें खाती है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन तभी मैन एक सच का बम फोड़ता है। उसे सब पता था। उसे पता था कि प्लान ए सिर्फ एक धोखा है, लेकिन उसका मानना था कि यह जरूरी था। कभी कभी पूरी मानव जाति को बचाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। कूपर को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं। वो वापस धरती जाना चाहता है। धरती पर मर्फ अपने साथी गेटी से सब कुछ शेयर करती है। गेटी मानता है कि अब दुनिया को सच बता देना चाहिए, लेकिन मर्फ इनकार कर देती है क्योंकि उसमें अब भी उम्मीद बाकी है। वो मानती है कि बचपन में जो भूत उससे बात करता था, वो चाहता था कि वो इस इक्वेशन को पूरा करे। वो अभी हार मानने वाली नहीं है। उधर स्पेस में कूपर मैन के ग्रह को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। रोमेली एक आइडिया देता है, क्यों ना चार्ल्स को ब्लैक होल के अंदर भेजा जाए ताकि वो जरूरी डेटा ले आए। चार्ल्स बिना एक सेकंड की देरी किए हामी भरता है। क्या हीरो है वो। तभी मैन कूपर को एक नए जगह पर ले जाने की बात करता है, जहां शायद नए घर बनाए जा सकें। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो दोनों एक क्लिफ के किनारे चलते हैं, मैन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर बात करता है और फिर धोखा। वो कूपर का ट्रांसमीटर निकालकर उसे क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है। कूपर किसी तरह चट्टानों से लटक कर बच जाता है। मैन नीचे उतरता है कूपर को खत्म करने के लिए, लेकिन कूपर उसे पकड़ लेता है और दोनों नीचे गिरते हैं। नीचे पहुंचकर एक और सच्चाई सामने आती है। मैन ने सारे डेटा फर्जी बनाए थे। उसका ग्रह रहने लायक है ही नहीं। वो तो बस चाहता था कि कोई उसे बचाने आए। धरती पर मर्फ फिर से अपने पुराने कमरे में जाती है, अब भी उस बचपन के गोस्ट मैसेजेस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में। उधर गेटी जो अब नासा में है, टॉम के परिवार का हालचाल लेने आता है। और हाँ, उनका हाल बहुत बुरा है। हवा उन्हें बीमार कर रही है। गेटी उसे छोड़ने की गुजारिश करता है, जैसे सब छोड़ चुके हैं, लेकिन टॉम वो जिद्दी है। वो गेटी को एक खूंसा मार देता है। मर्फ अब क्या करेगी? इतना ही नहीं, मर्फ तो टॉम पर यह भी आरोप लगाती है कि वो बस बैठा रहता है, अपने बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है। हाय, ये बात टॉम के लिए बहुत भारी पड़ती है। वो गुस्से में उन्हें बाहर निकाल देता है, लेकिन मर्फ के पास एक योजना है। वो सीधे मकई के खेतों की तरफ गाड़ी लेकर जाती है और वहां आग लगा देती है। हाँ, सच में आग लगा देती है। इससे टॉम का ध्यान भटक जाता है और गेटी चुपके से परिवार को लेकर भाग जाता है, जबकि मर्फ वापस घर की ओर भागती है। अब वो बिल्कुल हताश हो चुकी है। उसे जवाब ढूंढना ही होगा। इसी बीच करोड़ों प्रकाश वर्षों दूर कूपर और डॉक्टर मैन, याद है ना, वो जो हीरो बनकर आए थे, उनके बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। लड़ाई बहुत ही क्रूर होती है। कूपर के पास बढ़त होती है, लेकिन मैन उसका हेलमेट तोड़ देता है, जिससे कूपर जहरीली हवा में आ जाता है। मैन भाग जाता है और कूपर जिंदगी के लिए रेंगता रहता है। मुश्किल से वो अमेलिया को रेडियो से मदद के लिए बुलाता है। भगवान का शुक्र है कि अमेलिया और केस ठीक समय पर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जैसे ही कूपर बताता है कि मैन असल में क्या कर रहा है, रोमेली मैन के रोबोट के साथ खेल रहा होता है और अचानक बूम, उसे भी सच पता चल जाता है। लेकिन उससे ज्यादा कुछ करने से पहले धमाका। जैसे ही अमेलिया रोमेली से संपर्क करती है, पूरा बेस विस्फोट हो जाता है। वे जल्दी से लौटते हैं, लेकिन वहां सिर्फ मलबा और आग ही दिखती है। चार्ल्स दौड़ता हुआ बाहर आता है, लेकिन अफसोस रोमेली बच नहीं पाया। मैन जाहिर सी बात है अपनी खुद की जहाज लेकर एंड्योरेंस की तरफ बढ़ चुका है। कूपर मैन को समझाने की कोशिश करता है, भीख मांगता है, लेकिन मैन अब पूरी तरह पागल हो चुका है। उससे भी बुरी बात यह कि एंड्योरेंस का ऑटो डॉकिंग सिस्टम खराब है, तो मैन खुद मैन्युअली डॉक करने का फैसला करता है। ये एक भयानक फैसला साबित होता है। कूपर बार बार चेतावनी देता है, लेकिन मैन किसी की नहीं सुनता और डॉक करने की कोशिश करता है और बूम, एयरलॉक फट जाता है। स्टेशन का एक हिस्सा उड़ जाता है और मलबा चारों तरफ उड़ने लगता है। ये पूरी तरह से तबाही है। अब कूपर कुछ ऐसा करता है जो पागलों जैसा है, सच में दिल थाम कर देखने वाला। वह घूमते हुए मलबे का पीछा करता है, डिब्रीज के बीच उड़ता है और बड़ी तेजी से मैन्युअली डॉक करने की कोशिश करता है। केस कहता है कि यह असंभव है, लेकिन कूपर उसने कमाल कर दिया। धैर्य और बेहतरीन पायलटिंग स्किल के साथ वह बिल्कुल सही जगह डॉक कर लेता है और स्टेशन को स्थिर कर देता है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। केस खबर लाता है, वे काले छेद गारगेंचुआ की ओर बढ़ रहे हैं। जहाज काफी खराब हो चुका है, नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया है और पृथ्वी अब बहुत दूर है। उनका एकमात्र रास्ता है गारगेंचुआ का उपयोग स्लिंग शॉट की तरह करके एडमंड के ग्रह तक पहुंचना। लेकिन इसके लिए उन्हें वजन कम करना होगा और इसका मतलब है कि उन्हें चार्ल्स को छोड़ना पड़ेगा। अमेलिया का दिल टूट जाता है, लेकिन चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बस एक ही मकसद है, इंसानियत को बचाना। तो वे गारगेंचुआ में प्रवेश करते हैं। जहाज तेजी से घूमने लगता है, हर जगह तेज रोशनी होती है और जैसे ही वे मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचते हैं, चार्ल्स खुद को अलग कर देता है। यह बेहद भावुक पल होता है, लेकिन तभी केस बताता है कि कूपर का हिस्सा भी स्टेशन से अलग होना पड़ेगा। अमेलिया हैरानी से कहती है, क्या? ये क्या? कूपर शांत स्वर में समझाता है, उनके पास दोनों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही उसका बलिदान है। अमेलिया की आंखों में आंसू है। जब कूपर अकेले ब्लैक होल में कूद जाता है, उसका जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। स्क्रीन काली हो जाती है और फिर कुछ अजीब होता है। कूपर की आंख खुलती है। वो चारों तरफ रोशनी की चमकती बूंदों से घिरा होता है, जैसे कोई चमकती हुई बारिश हो। उसका जहाज ग्रेविटी की ताकत से जल रहा है। सब कुछ मुड़ रहा है, टूट रहा है और फिर वो बेहोश हो जाता है। कंप्यूटर की आवाज आती है, इजेक्ट। वो बाहर निकलता है और इस अजीब काली दुनिया में तैरने लगता है, एक ठंडी सुरंग जैसी जगह में जहां रोशनी की रेखाएं चल रही हैं। आखिरकार वो एक विशाल और अनंत से लगने वाले गलियारे में पहुंचता है, जो किताबों से बना है। हाँ, वो अब डिस्ट्रैक्ट में है, एक दिमाग को हिला देने वाली 5वीं डायमेंशन वाली जगह में। वो दीवार के उस पार देखता है और पहचानता है, ये मर्फ के बचपन का कमरा है, पर वो शेल्फ के दूसरी तरफ है। वो शेल्फ पर जोर से थपथपाने लगता है, जैसे वो उसे छूने की कोशिश कर रहा हो, और तभी उसे एक झटका लगता है। वही भूत था। तो वो स्टे शब्द किताबों के जरिए बताने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि छोटी मर्फ किसी तरह समझ जाएगी। यह पल बेहद इमोशनल है।
दिल को छू लेने वाला, और अब सारी पुरानी चीजें एक साथ जुड़ने लगती हैं। टेसरैक्ट के अंदर उस रहस्यमयी बुकशेल्फ जैसी 5वीं डायमेंशनल जगह में कूपर को एक और दिल तोड़ देने वाली बात समझ आती है। वो अपने ही पुराने वक्त को देख रहा है जब वो मर्फ को अलविदा कर रहा था, और ये एहसास उसे तोड़ देता है। शायद उसे मर्फ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिखता है। वो रो रहा है बेबस। इसी बीच वर्तमान में मर्फ अपनी शेल्फ से किताबें निकाल रही है। वो अपने बचपन के उस भूत की सच्चाई समझने की कोशिश कर रही है, और अचानक उसके दिमाग में बिजली सी चमकती है। भूत तो उसका पापा ही था। क्या रोंगटे खड़े हो गए, है ना? उसी पल कूपर का संपर्क चार्ल्स से होता है। रोबोट अभी जिंदा है और उसके पास वो जरूरी क्वांटम डेटा है। चार्ल्स समझाता है कि ये पूरी जगह टेसरैक्ट टाइमलाइन वाला गलियारा ये भविष्य के इंसानों ने बनाया है। ये एक तरह की टाइम लाइब्रेरी है जहां वक्त एक भौतिक आयाम की तरह है। और अब आता है असली ट्विस्ट। इंसानियत ने खुद अपने भविष्य से इस जगह को बनाया और कूपर को भेजा ताकि मर्फ दुनिया को बचा सके। लेकिन ये कोई भी नहीं कर सकता था। ये काम सिर्फ कूपर कर सकता था। क्यों? क्योंकि प्यार, हाँ, प्यार ही यहाँ की असली कड़ी है। उसका मर्फ से जो गहरा रिश्ता है वही उसे इस 5वीं डायमेंशन में नेविगेट करने की ताकत देता है और मैसेज पहुंचाने का रास्ता बनाता है। अब जब सब समझ आ गया है, कूपर टार्स से नासा के कोऑर्डिनेट्स मांगता है बाइनरी कोड में। फिर वो वही डेटा मर्फ के कमरे की रेत में भेजता है, ग्रेविटी वेव्स को छूते हुए, जैसे वो वक्त को अपने हाथों से आकार दे रहा हो। और फिर वो मर्फ के वर्तमान की तरफ ध्यान देता है, उस घड़ी की ओर जो उसने सालों पहले मर्फ को दी थी। अब वो घड़ी के टिक टिक के जरिए मोर्स कोड में टार्स का क्वांटम डेटा भेजता है। मर्फ देखती है और समझ जाती है उसका पापा जिंदा है और वही उसे वो सब दे रहा है जिसकी उसे जरूरत है। वो बाहर दौड़ती है, भावनाओं से भरी हुई, खुशी से सराबोर, और सही वक्त पर पहुंचती है अपने भाई टॉम और गैटी के बीच होने वाली लड़ाई को रोकने के लिए। फिर वो तुरंत प्रोफेसर ब्रांड के ऑफिस की ओर भागती है। घड़ी से मिले डेटा के साथ वो आखिरकार उस इक्वेशन को हल कर लेती है। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत से, इस बार सच में। प्लान ए, इंसानियत की बच निकलने की योजना, अब मुमकिन है। उसने सिर्फ सवाल का हल नहीं निकाला, उसने पूरी बेस को ऐलान करके बताया, हम ये कर सकते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है। उधर टेसरैक्ट के अंदर चार्ल्स कूपर को बताता है, प्लान काम कर गया, मिशन पूरा हुआ, डायमेंशन अब टूटने लगता है, और कूपर तेज रोशनी में डूब जाता है। जब वो बहता जा रहा होता है, उसे अमेलिया दिखाई देती है जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रही है, और फिर अंधेरा। कूपर होश में आता है एक अस्पताल के कमरे में, और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसकी उम्र अब जस्ट 100 साल हो चुकी है। हाँ, सही सुना तुमने। इंसानियत धरती को छोड़ चुकी है और अब सैटर्न के ऑर्बिट में बसे कूपर स्टेशन में रह रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये स्टेशन कूपर के नाम पर नहीं, मर्फ के नाम पर है, क्योंकि दुनिया को बचाया था उसने। जब कूपर ठीक हो जाता है तो वो स्टेशन का मुआयना करता है। उसका पुराना घर अब एक म्यूजियम बन चुका है। वहीं उसे मिलता है टार्स, टूटा फूटा लेकिन ठीक किया जा सकने वाला, और कूपर फिर से उसे ठीक करना शुरू कर देता है जैसे पुराने दिनों में। फिर आता है वो लम्हा जिसका हम सबको इंतजार था। वो मर्फ से मिलता है, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर। उसके चारों ओर उसके बच्चे और पोते पोतियां हैं। मर्फ क्रायोस्लीप में थी, अपने पापा के लौटने का इंतजार करती रही, और अब वो आ गए। लेकिन मर्फ अब वो सुकून में है। वो कूपर से कहती है, किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को मरते नहीं देखना चाहिए। ये उसका प्यार भरा शांत अलविदा था, और एक इशारा कि अब उसे जाना चाहिए अमेलिया को ढूंढने। और कूपर करता भी वही है। फिर से स्पेस में अमेलिया तीसरे ग्रह पर पहुंच चुकी है। दुर्भाग्य से एडमंड अब नहीं रहा, लेकिन ग्रह रहने लायक है। वो वहां बेस बना रही है, तैयार है फर्टिलाइड एम्ब्रायोस को पालने के लिए, इंसानियत का प्लान बी। और कूपर वो एक शटल चुराता है और अमेलिया के पास, क्योंकि एक बार फिर प्यार ही है जो उसे सितारों के पार खींच लाता है।